मोहब्बत है। हे गाइस, आप सुन रहे थे मेरे साथ अपनी पसंदीदा कहानी हाँ ये मोहब्बत है। हाँ ये मोहब्बत है भाग 6। राधा के उठकर जाने के बाद हॉल में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। घर में किसी को भी सौंदर्या की बात पर विश्वास नहीं हुआ। सबको खामोश देखकर सौंदर्या ने कहा, देखिए विजय जी, अभी हालात बिल्कुल ऐसे नहीं है कि मीरा को इस घर में भेजा जाए। दामाद जी और मीरा के बीच गलतफहमियां काफी बढ़ चुकी है। ऐसे में एक दूसरे को समझने के बजाय वो दोनों एक दूसरे से और ज्यादा नफरत करने लगेंगे। तो आप ही बताइए कि हम क्या करें। मुझे मेरे दोनों बच्चे अजीज हैं, मैं उन्हें इस तरह अलग होते नहीं देख सकता, विजय जी ने कहा। सौंदर्या कुछ देर खामोश रही और फिर कहा, जब तक सब ठीक नहीं हो जाता मीरा को भाई साहब के यहाँ ही रहना चाहिए। एक बार मीरा अमायरा की मौत के सदमे से बाहर आ जाए, फिर हम सब मिलकर उसे समझाएंगे कि जो हुआ वो बस बुरे हालातों की वजह से हुआ। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा दामाद जी का गुस्सा भी शांत हो जाएगा और वे अपनी मीरा को वापस घर ले आएंगे। सौंदर्या की बातों से दादू को थोड़ी राहत मिली। उन्होंने विजय जी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, ये ठीक कह रही हैं, थोड़े दिन के लिए अक्षत मीरा का दूर रहना ही बेहतर है। उनके भले के लिए ही सही हमें ये करना होगा। लेकिन पापा, हम इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हैं? ये मीरा और अक्षत की जिंदगी का सवाल है, विजय जी ने चिंता भरे स्वर में कहा। विजय जी, आप क्यों चिंता करते हैं? वो घर भी मीरा का घर है ना, और हम सब है ना उसके साथ। दादू सही कह रहे हैं, अक्षत मीरा के रिश्ते को बचाने के लिए हमें ये करना ही होगा। इस बार सौंदर्या ने विजय जी के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा और उन्हें आश्वस्त किया। विजय जी को सौंदर्या की बातों पर भरोसा होने लगा। व्यास फैमिली में इन दिनों जो हो रहा था वो सब उलझा हुआ था और विजय जी जल्दबाजी में कोई फैसला लेकर हालात बिगाड़ना नहीं चाहते थे। सौंदर्या कुछ देर वहां रुकी और फिर अपनी घड़ी देखते हुए कहा, ओह, काफी वक्त हो चुका, मुझे अब चलना चाहिए। मीरा ने मुझे घर में नहीं देखा तो परेशान हो जाएगी। सौंदर्या की बातें सुनकर दादू और विजय जी उठ खड़े हुए और दादू ने कहा, मीरा ठीक है ना? वो बच्ची बहुत मासूम है, उसका ख्याल रखिएगा। सौंदर्या मुस्कुराई और कहा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं मीरा की भूआ नहीं बल्कि उसकी माँ हूँ। मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी और वो जल्दी ही इस घर में वापस आएगी। अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए। नमस्ते। आप सब भी अपना ख्याल रखिएगा। ईश्वर आप सबको हालातों से लड़ने की हिम्मत दे। आपने कुछ खाया भी नहीं, विजय जी ने कहा। विजय जी, मैंने कहा ना, हमारे यहाँ बेटियों के ससुराल में पानी भी नहीं पिया जाता। अब मुझे इजाजत दीजिए। सौंदर्या ने हाथ जोड़ते हुए कहा, आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूं। कहते हुए विजय जी सौंदर्या को दरवाजे तक छोड़ने उनके साथ चले आए। सौंदर्या अपनी गाड़ी में आ बैठी और ड्राइवर सौंदर्या को लेकर वहां से चला गया। गाड़ी में बैठी सौंदर्या के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए और उसने पलटकर व्यास हाउस को देखते हुए कहा, मीरा तो क्या, मैं उसकी परछाई तक इस घर में नहीं पड़ने दूंगी। मेरे लिए सिर्फ मीरा नहीं बल्कि सोने का अंडा देने वाली वो मुर्गी है जिसे मैं हमेशा अपने पास रखना चाहूंगी। मैडम, क्या हुआ? सौंदर्या को पीछे देखते पाकर ड्राइवर ने पूछा। कुछ नहीं, आगे देखकर गाड़ी चलाओ, सौंदर्या ने ठीक से बैठते हुए कहा। सावित्री चाइल्ड होम। जब से अमायरा इस दुनिया से गई थी तब से ही चाइल्ड होम में खामोशी और उदासी छा गई। स्टाफ से लेकर वहां रहने वाले बच्चे मीरा के साथ हुई इस दुर्घटना को लेकर उदास और दुखी थे। अपने चैम्बर में बैठा अखिलेश चाइल्ड होम के खर्चे देख रहा था। मीरा ने पहले ही जरूरत की चीजें और पैसे चाइल्ड होम भिजवा दिए। काम करते हुए अखिलेश ने जैसे ही अपने टेबल के ड्रॉअर को खोला, उसकी नजरें कुछ देर के लिए वहीं ठहर गई। ड्रॉअर में मीरा की तस्वीर रखी थी जिसमें मीरा मुस्कुरा रही थी।
अखिलेश ने उस तस्वीर को उठाया और अपनी आंखों के सामने लाकर उसे ध्यान से देखने लगा। मीरा को देखते ही अखिलेश की आंखों में एक अलग ही चमक उभर आई और चेहरे के भाव बदल गए। अखिलेश ने एक गहरी सांस भरी और कहने लगा, क्यों मीरा मैम, आखिर क्यों चुना आपने अक्षत को? उस इंसान को चुनकर आपने अपने लिए सिर्फ दर्द और तकलीफ चुना। उस आदमी ने आपको कितना दर्द दिया, कितना रुलाया। आज भी मैं सोचता हूं तो मेरा खून खौल उठता है। वो अक्षत व्यास आपके साथ ऐसा कैसे कर सकता था? पर आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं हमेशा आपके साथ हूं। मैं आपका ख्याल रखूंगा, आपको खुश रखूंगा। बस आप मेरी पहले वाली मीरा मैम बन जाइए। अखिलेश जी, क्या इस वीक के मील की चार्जेस? चाइल्ड होम के अकाउंटेंट ने कैबिन में आते हुए कहा। अकाउंटेंट को वहां देखकर अखिलेश ने जल्दी से मीरा की फोटो को वापस ड्रॉर में रखा और खुद को नॉर्मल दिखाते हुए कहा, हाँ मैं वही देख रहा था। मैंने तुम्हें पिछले हफ्ते की खर्चों की फाइल तैयार करने को कहा था, क्या वो तैयार है? नहीं सर, वो आज शाम तक हो जाएगा, अकाउंटेंट ने कहा। आज सुबह? आज शाम तक हो जाएगा मतलब? मैंने तुमसे कहा था कि मुझे ये आज सुबह तैयार चाहिए, फिर ये तैयार क्यों नहीं है? जब से मीरा मैडम ने चाइल्ड होम आना बंद किया है तब से तुम सब लोग अपनी मनमर्जी करने लगे हो। एक काम तुम ठीक से नहीं कर होते। मुझे 10 मिनट के अंदर पूरी फाइल तैयार चाहिए, समझे तुम? अखिलेश ने चिल्लाते हुए कहा। अखिलेश को गुस्से में देखकर अकाउंटेंट थोड़ा सा घबरा गया और साथ ही अखिलेश के ऐसे बर्ताव से उसे हैरानी भी हुई। उसने टेबल पर रखे पेपर्स उठाते हुए कहा, मैं कर दूंगा सर, आई एम सॉरी सर, अब जाओ यहां से, कहकर अखिलेश एक बार फिर अपने काम में लग गया। अकाउंटेंट उतरा हुआ चेहरा लिए अखिलेश के कैबिन से बाहर चला आया और अपने डेस्क की तरफ आकर बैठ गया। आज से पहले अखिलेश ने उससे इस तरह से बात कभी नहीं की थी। कुछ देर बाद वह अपनी कुर्सी पर आकर बैठा और काम करने लगा। सेंट्रल जेल इंदौर। काले रंग की कार आकर सेंट्रल जेल के बाहर रुकी। ड्राइवर गाड़ी से उतरा और पिछली सीट का दरवाजा खोला। गौतम सिंघानिया अपने वकील के साथ गाड़ी से नीचे उतरे और जेल के अंदर चले आए। जेल के अंदर का नजारा देखकर सिंघानिया जी को बहुत बुरा लग रहा था। उनका इकलौता बेटा यहाँ जेल में इन लोगों के बीच रह रहा है, सोचकर ही उनका दिल बैठा जा रहा था। आप यहीं रुकिए, मैं जेलर से विकी के मिलने की परमिशन लेकर आता हूँ, सिंघानिया जी के वकील चोपड़ा जी ने कहा। ठीक है, सिंघानिया जी ने कहा और एक तरफ खड़े हो गए। वे जेल की दीवारों और आसपास घूम रहे कैदियों को देखने लगे, जिनकी हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। आज से पहले सिंघानिया जी ने कभी जेल में कदम नहीं रखा, लेकिन विकी के लिए उन्हें यहाँ तक आना पड़ा। धूप से बचने के लिए उन्होंने आंखों पर धूप वाला चश्मा लगा लिया। सर, आधे घंटे के लिए विकी से मिलने की परमिशन मिल गई है, आप उससे मिल सकते हैं, चोपड़ा जी ने आकर सिंघानिया जी से कहा। सिंघानिया जी की आंखें खुशी से चमक उठी, क्योंकि कोर्ट से विकी को ले जाने के बाद वो उससे मिल नहीं पाए थे। सिंघानिया जी वकील के पीछे चल पड़े। चोपड़ा जी सिंघानिया जी को लेकर जेल की कोठरी के सामने आए, जिसमें विकी बंद था। सिंघानिया जी ने देखा विकी दीवार से पीठ लगाए सर झुकाए बैठा है। उसे देखते ही उनका दिल भर आया और उन्होंने भर्राए गले से कहा, विकी। सिंघानिया जी की आवाज सुनकर विकी ने सर उठाया और जब उसने सलाखों के बाहर खड़े अपने पिता को देखा तो उठा और उनके पास आकर कहा, डैड, आप यहाँ आए हैं डैड? आई एम रियली सॉरी डैड, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से ये सब। सिंघानिया जी ने विकी के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, विकी बस करो, जो हो गया उसे तुम्हें नहीं बदल सकता और तुमसे जो गलती हुई है उसकी सजा तुम्हें मिल चुकी है। एक बाप होने के नाते तुम्हें बचाने के लिए मैं जो कर सकता था मैंने किया। मैंने तुम्हें माफ किया, पर तुम्हें यहाँ इस हाल में देखकर मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा विकी। काश मैं तुम्हें यहाँ से निकाल पाता। इट्स ओके डैड, मैं इसी के लायक हूँ,
मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, मुझे माफ कर दीजिए। विकी ने अपने आंसू बहाते हुए कहा। सिंघानिया जी ने विकी को देखा और कहा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, ये काफी है विकी। कुछ महीने बाद बाद में तुम्हें यहां से निकाल लूंगा। डैड, आपने इस केस में रॉबिन को क्यों फंसाया? वो तो आपका सबसे वफादार नौकर था ना, फिर उसे? विकी ने पूछा। धीरे बोलो। अगर मैं रॉबिन को इसमें शामिल नहीं करता तो किसे करता? उस गुनाह के लिए तुम्हें उम्र कैद की सजा होने देता? सिंघानिया जी ने दबी आवाज में कहा। पर डैड, मैंने जो गलती की है उसकी सजा रॉबिन को क्यों? और ये गलती मैंने की भी नहीं है। मैं मानता हूं कि छवि के साथ गलत हुआ, लेकिन मैंने उसका रेप नहीं किया है। डैड, मैं ऐसा नहीं कर सकता। विकी ने बेचैन होकर कहा। विकी, ये रेप तुमने किया या नहीं ये मैटर नहीं करता। रॉबिन ये इल्जाम अपने ऊपर ले चुका है और उसी की वजह से तुम्हें इतनी कम सजा मिली है। सिंघानिया जी ने कहा। डैड, लेकिन रॉबिन बेकसूर है, इससे उसकी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। विकी ने परेशानी भरे स्वर में कहा। ये तुम्हें छवि को किडनैप करने से पहले सोचना चाहिए था विकी। खैर, इन बातों पर बहस करने का अब कोई फायदा नहीं है। कोर्ट अपना फैसला सुना चुकी है और वो केस अब बंद हो चुका है। सिंघानिया जी ने विकी की ओर देखकर कहा। और छवि, क्या वो ठीक है? विकी ने एकदम से पूछा। सिंघानिया जी ने सुना तो ये विकी की ओर देखने लगे और कहा, तुम्हें उस लड़की की परवाह क्यों हो रही है? मत भूलो विकी, उस लड़की की वजह से तुम आज यहां हो। नो डैड, वो लड़की मेरी वजह से इन हालातों में है, विकी ने सिंघानिया जी की आंखों में देखते हुए कहा। सिंघानिया जी एक टक विकी को देखते रहे। पहली बार विकी की आंखों में उन्हें दया और पश्चाताप की भाव नजर आ रहे थे, लेकिन अगले ही पल सिंघानिया जी को अपनी बर्बादी याद आ गई और कहा, वो जिन भी हालातों में हो, मैं उस लड़की की शक्ल देखना दोबारा कभी नहीं चाहूंगा। मैं उस छवि से सिर्फ नफरत करता हूं। विकी ने सुना तो खामोश हो गया। उसने आगे कुछ नहीं कहा। सिंघानिया जी कुछ देर विकी के पास रुके और फिर वहां से चले गए। रेलवे स्टेशन की बेंच पर अपने मामा कमल और अपनी मां माधवी के साथ बैठी छवि ट्रेन के आने का इंतजार कर रही थी। ट्रेन आने में अभी थोड़ा वक्त था। कमल जी ने सामने से गुजरते लड़के को रोका और 3 चाय देने को कहा। कमल ने माधवी और छवि को चाय का कप दिया और एक कप खुद लेकर पीने लगा। माधवी और कमल बात करते हुए चाय पी रहे थे और बेंच के किनारे बैठी छवि चाय का कप हाथों में थामे सामने खाली पड़ी पटरियों को देखते हुए सोच में डूबी थी। उसकी आंखों के सामने अक्षत आने लगा। वो शाम जब छवि एकदम से अक्षत की गाड़ी के सामने आ गई थी और अक्षत ने उसके लिए रिक्शा रोका था। वो पल जब अक्षत ने आखिरी वक्त पर आकर छवि के वकील की जगह ली थी। वो पल जब अक्षत कोर्ट में हमेशा उसके बगल में खड़ा था और वो पल जब अक्षत ने छवि के सर पर अपना हाथ रखा था। तब छवि को लगा था जैसे अक्षत उसका बड़ा भाई हो और उसे विश्वास दिला रहा हो कि वह सब ठीक कर देगा। ये सब पल एक एक करके छवि की आंखों के सामने आ रहे थे और फिर एकदम से चित्रा की कही बातें उसके कानों में गूंजने लगी। इन सब के लिए अक्षत सर जिम्मेदार नहीं है। वो तो ये केस लड़ना भी नहीं चाहते थे, लेकिन मैंने उनसे जिद की और उन्होंने छवि को इंसाफ दिलाने के लिए पूरी कोशिश की। केस की लास्ट डेट से 2 दिन पहले उनकी बेटी का किडनैप हो गया, लेकिन आखिरी वक्त तक उन्होंने छवि को इंसाफ दिलाने की उम्मीद नहीं छोड़ी। जब वो कोर्ट रूम में थे तब उनसे उस केस में और बेटी में से किसी एक को चुनने के लिए कहा गया। आप ही बताइए, ऐसे वक्त में आप क्या करती? मैं मानती हूँ छवि के साथ अन्याय हुआ है और एक बेकसूर को सजा, लेकिन इन सब में अक्षत सर की कोई गलती नहीं है। कोई भी इंसान उस वक्त वही करता जो उन्होंने किया। छवि, छवि, चलो ट्रेन आ गई है। कमल जी की आवाज छवि के कानों में पड़ी तो उसकी तंद्रा टूटी। उसने उदास होकर कमल जी की तरफ देखा। ये क्या, तुमने चाय भी नहीं पी? कोई बात नहीं, इसे मुझे दो और चलो। कमल जी ने छवि के हाथ से चाय का कप लेकर कहा। कमल जी और माधवी दोनों ने बैग उठाए और चलने को हुए तो देखा छवि अभी भी बेंच पर बैठी है। छवि, क्या हुआ? बेटा चलो, ट्रेन निकल जाएगी। इस बार माधवी ने कहा।
मैं गांव नहीं जाऊंगी माँ, छवि ने कहा। गांव नहीं जाओगी मतलब? कमल जी ने पूछा। मैं यही रहूंगी और अपना केस फिर से रीओपन करूंगी। छवि ने उठकर कमल जी के सामने आते हुए कहा। छवि, तुम होश में तो हो? केस रीओपन करने से कुछ नहीं होगा, उल्टा तुम पर और ज्यादा कीचड़ उछाला जाएगा। तुम ये सब छोड़ो और मेरे साथ चलो। कमल जी ने परेशान होकर कहा। नहीं मामा जी, मैं ये शहर छोड़कर नहीं जाऊंगी। छवि ने कमल जी की आंखों में देखते हुए कहा और माधवी जी हैरानी से बस छवि को देखे जा रही थी। तो क्या लगता है आपको, क्या छवि ये केस फिर से रीओपन करेगी? क्या माधवी जी उसका इसमें साथ देगी? क्या विकी को होने लगा है छवि से प्यार? जानने के लिए सुनते रहिए हाँ ये मोहब्बत है मेरे साथ। बाय बाय।